देखो लास्ट क्लास में हमने खत्म किया था एकक कोष्टिका के प्रकार पर, है ना। तो एकक कोष्टिका के प्रकार में हमने पढ़ा था आद्य एकक कोष्टिका और केंद्रित एकक कोष्टिका। आद्य एकक कोष्टिका में हमने पढ़ा था सरल घनीय एकक कोष्टिका। केंद्रित एकक कोष्टिका में हमने पढ़ा था फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। उसके बाद में काय केंद्रित एकक कोष्टिका और अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका, एफसीसी, बीसीसी और ईसीसी। ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, देखो जैसे जो आद्य एकक कोष्टिका होती है, वो आद्य एकक कोष्टिका 7 प्रकार की एकक कोष्टिकाओं में विभाजित होती है। मतलब क्या होता है कि जो आद्य एकक कोष्टिका है या फिर जिसको हम सरल घनीय एकक कोष्टिका बोल सकते हैं, उस सरल घनीय एकक कोष्टिका में यदि अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण में परिवर्तन किया जाए, अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण के आधार पर अगर सरल घनीय एकक कोष्टिकाओं को देखा जाए तो वो टोटल 7 प्रकार की होती है, जिनको हम 7 क्रिस्टल तंत्र या फिर 7 क्रिस्टल समुदाय या 7 क्रिस्टल समूह कहते हैं। ठीक है ना। तो क्या होता है कि आद्य या सरल घनीय एकक कोष्टिका कोष्टिका अक्षीय लंबाई एकक कोष्टिका को अक्षीय लंबाई व अक्षीय कोणों के आधार पर 7 भागों में विभाजित किया गया है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सरल घनीय एकक कोष्टिका है या फिर आद्य एकक कोष्टिका है, वह अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोणों के आधार पर 7 प्रकार की होती है। ठीक है ना। कौन कौन सी हो जाएगी, देखो। अब देखो ये जो 7 भागों में विभाजित किया गया है, इन 7 एकक कोष्टिका को हम क्या कहते हैं, इन्हें 7 क्रिस्टल तंत्र या फिर समुदाय या फिर समूह कहते हैं। ठीक है ना, समूह कहते हैं। मतलब समझना थोड़ा सा, जैसे मान लो एकक कोष्टिका है हमारी, जो सरल घनीय एकक कोष्टिका है, उसमें अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण चेंज कर दें तो वो अलग अलग प्रकार की एकक कोष्टिकाएं बनेंगी। अब जैसे मान लो हम बात करें, जैसे मान लो ये बॉक्स है हमारे पास में, ठीक है ना। तो इस बॉक्स में क्या होगा, देखो अगर इस बॉक्स में देखना, अगर घन की बात करें हम, तो घन में क्या होता है, तीनों अक्षीय लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, और तीनों अक्षीय कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन अगर इसकी बात करें, ये भी एक प्रकार की एकक कोष्टिका हो जाएगी। इसमें क्या होगा, देखो लंबाई, तीनों लंबाई अलग अलग है। एक तो ये वाली जो ऊंचाई वाली है, ये देखो, एक ये लंबाई और एक ये चौड़ाई, तीनों लंबाई अलग अलग है, लेकिन तीनों कोण 90 डिग्री के हैं। तो इस आधार पर ये एक अलग प्रकार की एकक कोष्टिका होगी। ठीक है ना। तो सरल घनीय या फिर आद्य एकक कोष्टिका जो है हमारी, उसको हम टोटल 7 भागों में विभाजित करते हैं, जिनको 7 क्रिस्टल तंत्र या 7 क्रिस्टल समुदाय या फिर 7 क्रिस्टल समूह भी कहते हैं। ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये जो 7 क्रिस्टल समूह है, ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है। इन 7 क्रिस्टल सिस्टम मिलकर कुल 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक बनाते हैं। ये जो 7 क्रिस्टल तंत्र हैं, ये 7 क्रिस्टल तंत्र कुल 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक बनाते हैं, जिनको अलग से नाम दिया गया है ब्रेवेज जालक। ठीक है ना। जिनको किसने बनाया था, ब्रेवेज नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था, इसलिए उनको अलग स्पेशल नेम दिया गया है ब्रेवेज जालक। ठीक है ना। ये 7 क्रिस्टल तंत्र मिलकर कुल 14 प्रकार के
क्रिस्टल जालकों का या संभव विविधताओं का विविधताओं का, है ना, 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक या फिर संभव विविधताओं जो प्रकार हैं उसके, ठीक है ना, का निर्माण करते हैं जिन्हें ब्रेवेज जालक कहते हैं, ब्रेवेज जालक कहते हैं, ठीक है ना। ये जो 7 क्रिस्टल तंत्र हैं, ये 7 क्रिस्टल समूह है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं आगे, वो 7 क्रिस्टल तंत्र या समूह कुल 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं, ठीक है। उन 14 प्रकार के जो क्रिस्टल जालक है उनको हम कहते हैं ब्रेवेज जालक, ठीक है ना। तो इसके बाद में जो 7 क्रिस्टल तंत्र हैं या समूह है वो क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखना, ठीक है, तो कौन कौन से हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे 7 क्रिस्टल समूह या तंत्र, ठीक है ना। उसके बाद में यहां पे हम लिखेंगे संभव विविधता, संभव विविधता का मतलब ब्रेवेज जालक, ठीक है ना, ब्रेवेज जालक, संभव विविधता मतलब ब्रेवेज जालक या करके, ठीक है। उसके बाद में हम लिखेंगे अक्षीय लंबाई, अक्षीय लंबाई, ठीक है। उसके बाद में हम लिखेंगे अक्षीय कोण, ठीक है ना, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, सात क्रिस्टल तंत्र, यहां पे हम लिखेंगे संभव विविधता या ब्रेवेज जालक, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट हम लिखेंगे अक्षीय लंबाई, ठीक है। उसके बाद में अक्षीय कोण, ठीक है। और उसके बाद में उदाहरण, एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, हमें जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में थोड़ा सा बड़ा कॉलम बनाना है, ठीक है ना। तो 7 क्रिस्टल तंत्र यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद में कौन कौन से ब्रेवेज जालक बना सकते हैं, संभव विविधता है कौन सी है वो इसमें लिखा जाएगा। उसके बाद में अक्षीय लंबाई इसमें लिखेंगे हम, उसके बाद में अक्षीय कोण इसमें लिखे जाएंगे, और लास्ट में एग्जाम्पल हमें लिखने हैं, ठीक है ना। तो जैसे स्टार्ट कर रहे हैं हम, सबसे पहला होता है घनीय, जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक, ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्यूबिक घनीय। अब इसमें देखो संभव ये कौन कौन से ब्रेवेज जालक बना सकता है, ठीक है ना, कौन कौन से संभव विविधता होंगी इसमें सबसे पहला एक तो होता है एससीसी तो सब में ही बनाएगा, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, सरल घनीय एकक कोष्टिका की बात कर रहे हैं, आद्य एकक कोष्टिका की बात कर रहे हैं, तो एससीसी तो सब में बनना ही है, ठीक है ना। एससीसी, एफसीसी और बीसीसी। अक्षीय लंबाई की बात करें तो अक्षीय लंबाई होता है इसमें ए बराबर बी बराबर सी। अक्षीय कोण देखें तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए स्पेस नहीं है तो एग्जाम्पल हम उसके बाद में लिख देंगे, ठीक है ना। वैसे हम लिख देते हैं फिर भी, जैसे मान लो इसमें होगा Cu NaCl, है ना, Cu NaCl ZnS जिंक ब्लेंड, है ना। तो हम इसको एग्जाम्पल को एक साथ एक अलग कॉलम बना के उसमें ट्रिक के साथ लिख देंगे, ठीक है। तो इसके बाद में ये पहला हो गया। दूसरा, इसके बाद में आता है
द्विसमलंबाक्ष, समलंबाक्ष, द्विसमलंबाक्ष, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम टेट्रागोनल, टेट्रागोनल या फिर रोहम्बोहेड्रल, 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 टेट्रागोनल या फिर रोहम्बोहेड्रल द्विसमलंबाक। इसमें संभव विविधताएं या ब्रेविज जालक कौन कौन से बन सकते हैं? इसमें बनते हैं एससीसी तो बनना ही है, और इसमें एक और बनता है बीसीसी केवल, ठीक है ना। इसके बाद में अक्षीय लंबाई की बात करें तो अक्षीय लंबाई होता है ए बराबर बी बट नॉट इक्वल टू सी। अक्षीय कोण होते हैं इसमें अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, घनीय के समान ही होता है, लेकिन बस अक्षीय लंबाई चेंज हो जाती है। इसमें अक्षीय लंबाई हो जाती है ए बराबर बी बट नॉट इक्वल टू सी, ठीक है ना। उसके बाद में तीसरा होता है विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष जिसको हम कहते हैं ऑर्थोरहॉम्बिक, ऑर्थोरहॉम्बिक, हॉम्बिक, ऑर्थोरहॉम्बिक, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? इसमें होता है एससीसी होता है, इसमें एफसीसी बनता है, इसमें बीसीसी बनता है, इसमें ईसीसी भी बनता है, सभी बन जाते हैं, ठीक है ना। एससीसी, एफसीसी, बीसीसी और ईसीसी। अक्षीय लंबाई की बात करें ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और अक्षीय कोण की बात करें तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा और बराबर 90 डिग्री होता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है त्रिकोणीय, त्रिकोणीय, इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, ठीक है ना। इसमें होता है केवल और केवल एससीसी। इसमें जो लंबाई होती है अक्षीय लंबाई ए बराबर बी बराबर सी, और अक्षीय कोण कौन कौन से होते हैं? इसमें अक्षीय कोण होता है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तीनों कोण बराबर तो होते हैं लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होते, ठीक है। तो ये हमारे चार तो यहाँ पे हो गए, घनीय, द्विसम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष और त्रिकोणीय, ये इनके संभव विविधता हो गई। इसके बाद में अक्षीय लंबाई ये हो गई। इसमें क्या होगा? अक्षीय लंबाई में तीनों अक्षीय लंबाई समान हो जाएंगी, इसमें सेकंड वाली नॉट इक्वल हो जाएगी, थर्ड वाली दो तो सेम होंगी लेकिन तीसरी वाली अलग हो जाएगी। इसमें तीनों ही अक्षीय लंबाई बराबर नहीं होंगी, इसमें तीनों अक्षीय लंबाई बराबर होंगी। कोण की बात करें तो स्टार्टिंग के जो तीन है उनमें जो कोण है वो कोण क्या है? 90 डिग्री के बराबर है और तीनों कोण आपस में बराबर है। लेकिन जो लास्ट वाला है उसमें तीनों कोण आपस में बराबर हैं लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो इस एग्जाम्पल में देखो, अगर थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो तो घन जो होता है उस घन को थोड़ा सा प्रेस कर दो, है ना। अगर घन को थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसके कोण चेंज हो जाएंगे लेकिन अक्षीय लंबाई तो सेम रहेगी ना, ए बराबर बी बराबर सी, लेकिन कोण क्या हो जाएंगे? अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर होंगे लेकिन 90 डिग्री से अलग हो जाएंगे कुछ, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है 5। 5 होता है हमारा हेक्सागोनल, षटकोणीय, षटकोणीय, इसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल, ठीक है। संभव विविधता इसमें क्या होती है? इसमें भी एससीसी होती है। अक्षीय लंबाई की बात करें तो ए बराबर बी बट नॉट इक्वल टू सी, दो लंबाई बराबर होंगी लेकिन तीसरी लंबाई के नॉट इक्वल नहीं होगी। अक्षीय कोण की बात करें तो अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, लेकिन जो गामा होता है वो 120 डिग्री का होता है। अगर थोड़ा सा इमेजिन करो तो हम तुमको दिखाते हैं कि जो हेक्सागोनल एकक कोष्टिका है वो कैसी होती है। हेक्सागोनल एकक कोष्टिका में देखो,
ये हेक्सागोनल होती है हमारी। अब इमेजिन करो थोड़ा सा कि देखो ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है, ये मान लो ये हमारी बॉन्ड लेंथ हो गई, ये बॉन्ड लेंथ हो गई ए, ये बॉन्ड लेंथ हो गई बी, सॉरी बॉन्ड लेंथ नहीं, अक्षीय लंबाई, ठीक है ना। ये अक्षीय लंबाई हो गई ए, ये अक्षीय लंबाई हो गई बी, और ये अक्षीय लंबाई हो गई हमारी सी। 3 अक्षीय लंबाई हो गई। अब हमें कोण देखना है, तो एक बात बताओ, ए और बी के बीच में कौन सा कोण आएगा? गामा। तो ये वाला गामा हो जाएगा, और गामा कितने का होगा? 120 डिग्री का होता है। इसमें कैसे होगा वो हम दिखाएंगे अभी। बी और सी के बीच में कौन सा आएगा? अल्फा। और ए और सी के बीच में ये जो कोण है, ये क्या कौन सा आएगा? बीटा। अब देखो जरा ध्यान से, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इसको देखना है, इसको और इसको, यही तो है, ऐसे ही तो है, ये ऐसी सिचुएशन है। तो बताओ ये वाली जो ये लेंथ कौन सी है? सी। और ये कौन सी है? बी। और ये कौन सी है? ए। तो सी का बी और ए के साथ में कितना एंगल है? ये एंगल जो इसके साथ में, इसके साथ में कितना होगा? 90 डिग्री होगा ना। सिचुएशन कुछ ऐसी है जैसे ये हो गई हमारी ए और बी, ए और बी, और इनके ऊपर से क्या है? सी है। तो ये सी जो है ए और बी के साथ में कितना बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। उसके बाद में अगर हम ए और सी के बीच में देखें, ये पूरा एंगल, ये सॉरी ए और सी के बीच में नहीं, ए और बी के बीच में अगर हम देखें, तो ए और बी के बीच में देखना, अगर तुम इमेजिन करो तो जैसे साइक्लोहेक्सेन टाइप में या फिर बेंजीन टाइप में, तो इसमें जो एंगल होगा, ये एंगल, यही एंगल तो है ए और बी के बीच का, जिसको हम ऊपर दर्शा रहे हैं, ये एंगल। तो इसको देखना, इस लाइन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये पूरा एंगल कितने का होगा? 360 का, 360 का। तो कितने पार्ट में डिवाइड है? 1 2 3, 3 पार्ट में डिवाइड है। तो ये पार्ट कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया ना, 120 डिग्री। तो गामा कितने का हो जाएगा? 120 डिग्री का। अल्फा बीटा कितने के हो जाएंगे? 90 डिग्री के हो जाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद में एक और एग्जांपल हम तुमको इमेजिन कराते हैं। जैसे बात करते हैं हम जो हमारे विषम लंबाक्ष है। विषम लंबाक्ष में क्या होता है? विषम लंबाक्ष में हमने बताया था ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है ना। और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तीनों अक्षीय कोण 90 डिग्री के होते हैं, तीनों अक्षीय कोण बराबर होते हैं, लेकिन 2 अक्षीय लंबाई बराबर होती है, लेकिन तीसरे से अलग होती है, ठीक है ना। सॉरी, तीनों ही अक्षीय लंबाई इक्वल नहीं होती है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अब जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल है माचिस। तो माचिस में देखना है, जैसे ये माचिस है, ठीक है ना। तो इसमें देखो ये वाली लेंथ, ये जो अक्षीय लंबाई है, एक ये वाली लेंथ और एक ये वाली लेंथ, तीनों लेंथ अलग अलग। और कोण अगर तुम इमेजिन करोगे तो कोण इसमें सभी कोण कितने के हैं? 90 डिग्री के। कहीं से भी देख लो, सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, लेकिन तीनों अक्षीय लंबाई इसकी बराबर नहीं है। तो ये कौन सी एकक कोष्ठिका है? ये हो जाएगी हमारी विषम लंबाक्ष एकक कोष्ठिका, ठीक है ना। तो इसके बाद में ये हो गया हमारा षटकोणीय हेक्सागोनल, ठीक है। 6 इसमें आता है एकंताक्ष। एकंताक्ष को हम बोलते हैं मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ठीक है ना। इसमें होता है एससीसी और ईसीसी, 2 होते हैं इसमें, एससीसी और ईसीसी। अक्षीय लंबाई देखे तो इसमें होता है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अक्षीय कोण अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये होता है इसमें। अल्फा और गामा तो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन बीटा 90 डिग्री का नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में लास्ट है 7, इसको बोलते हैं हम त्रिंताक्ष। त्रिंताक्ष, त्रिंताक्ष इसको बोलते हैं ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में होता है केवल एससीसी। और अक्षीय लंबाई की बात करें तो इसमें होता है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी,
और अक्षीय कोण अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तीनों ही कोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं और ना ही 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम है। 7 एकक कोष्टिका है जिनको विभाजित, जो सरल घनीय एकक कोष्टिका है या फिर आद्य एकक कोष्टिका है, उसको अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण के आधार पर विभाजित किया गया है। ठीक है ना, तो कितने प्रकार की हो गई? 7 प्रकार की हो गई अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण के आधार पर। ठीक है, अब इनको याद करने का तरीका हम देखते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो देखो इनको याद करने का तरीका क्या है। जैसे एक बात बताओ, सबसे पहली होती है क्यूबिक। देखो एक चीज याद रखो, सी टी ओ टी एच एम टी, सी टी ओ टी एच एम टी, सी टी ओ टी एच एम टी। सी का मतलब होता है क्यूबिक, टी का मतलब होता है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। ओ का मतलब होता है ऑर्थो और होम्बिक, होम्बिक। टी का मतलब होता है ट्राइगोनल। एच का मतलब होता है हेक्सागोनल। एम का मतलब होता है मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। और टी का मतलब होता है ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ठीक है, समझना ध्यान से। सी टी ओ टी एच एम टी, सी का मतलब होता है क्यूबिक, टी का मतलब होता है टेट्रागोनल, इधर ओ का मतलब होता है ऑर्थोरहोम्बिक, और इधर टी का मतलब क्या होता है? ट्राइगोनल, है ना, इधर से देखना, ट्राइगोनल। ये क्या होता है? हेक्सागोनल। ये क्या होता है? मोनोक्लिनिक। और ये क्या होता है? ट्राइक्लिनिक। टी का मतलब ट्राइक्लिनिक। ठीक है ना। अब इसमें ये जो एकक कोष्टिका है, क्यूबिक, क्यूबिक किसको कहते हैं हम? घनीय। ठीक है ना, क्यूबिक का मतलब क्या होता है? घनीय। इसके बाद में एक बात तो, ट्राइक्लिनिक त्रिंताक्ष, मोनोक्लिनिक एकंताक्ष, हेक्सागोनल जानते हो षटकोणीय होती है, ट्राइगोनल क्या होती है? त्रिकोणीय। ठीक है ना। उसके बाद में ऑर्थो और होम्बिक। देखो एक वर्ड होता है इवन और ऑड, इवन और ऑड, इवन सम, ऑड विषम। तो यहां से ओ, इसका ओ ऑर्थो और होम्बिक, तो ये कौन सा हो जाएगा? विषम लंबाक। बाकी बचा क्या? द्विसम लंबाक। घनीय, द्विसम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष, ये क्या हो जाएगा? त्रिकोणीय। ये क्या हो जाएगा? षटकोणीय। ये क्या हो जाएगा? एकंताक्ष। और ये क्या हो जाएगा? त्रिंताक्ष। सी टी ओ टी एच एम टी। ठीक है ना, इस तरीके से इसको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण की। ठीक है ना, अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण से पहले एक चीज और देख लेते हैं हम, ब्रेवेज जालक। ठीक है ना, तो ब्रेवेज जालक में तो केवल स्टार्टिंग के 3 में याद रखना है हमें। तो इसमें होता है एससीसी, तो सब में आएगा एससीसी, एससीसी तो सब में आएगा एससीसी। मोनोक्लिनिक में क्या आ जाता है? एक ईसीसी आ जाता है मोनोक्लिनिक में। उसके बाद में क्यूबिक में एससीसी, एफसीसी और बीसीसी, एफसीसी और बीसीसी। मतलब जो हमारी केंद्रित एकक कोष्टिका है उसका 1 और 2। केंद्रित एकक कोष्टिका का 1 क्या होता है? एफसीसी। 2 क्या होता है? बीसीसी। 3 क्या होता है? ईसीसी। उसके बाद में एससीसी, और इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा बीसीसी। इसमें एससीसी, इसमें सभी आ जाएंगे 1 2 3। इसमें ये कौन सा है? 2। इसमें 1 2 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 1 2 3। 1 2 3 में क्या हो जाएगा? एफसीसी, और क्या हो जाएगा बताओ? बीसीसी और ईसीसी। एससीसी, एफसीसी, बीसीसी, ईसीसी। अब काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14। कहाँ कहीं ज्यादा लिख दिया क्या हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल हो गए ना 40। तो ये 14 प्रकार के ब्रेवेज जालक का निर्माण करेगा या फिर संभव विविधताएं होंगी। उसके बाद में अक्षीय लंबाई देखो, अक्षीय लंबाई में देखना कुछ नहीं याद करना, बस केवल क्या देखना है? 0, ये देखो ध्यान से देखना, 0 2 1 2,
0212 नीचे लिखते हैं थोड़ा सा और 0212 0212 इसको रिपीट करो 0212 रिपीट हो गया 0212 0212 और लास्ट में 12 0212 0212 12। अब देखो कैसे देखना है कि 0 का मतलब है कहीं भी नॉट इक्वल नहीं, 2 का मतलब है सेकंड पोजीशन पे नॉट इक्वल है, 12 का मतलब है 1 और 2 दोनों पोजीशन पे नॉट इक्वल है। अब जरा बताओ, जैसे क्यूबिक में बात करें तो 0 मतलब a बराबर b बराबर c। टेट्रागोनल में बताओ 2 a बराबर b बट नॉट इक्वल टू c। थर्ड में क्या हो जाएगा a नॉट इक्वल टू b, a नॉट इक्वल टू b और नॉट इक्वल टू c। इसमें देखो ट्राइगोनल में 0 मतलब a बराबर b बराबर c। हेक्सागोनल में क्या हो जाएगा 0 2 1 2 0 2 a बराबर b बट नॉट इक्वल टू c। 0 2 1 2 मतलब a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, फिर 1 2 a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c। ठीक है ना। एक क्वेश्चन फिक्स पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे कोई भी एकक कोष्टिका दे देगा, जैसे तुमसे पूछेगा हेक्सागोनल जो षटकोणीय एकक कोष्टिका होती है, षटकोणीय एकक कोष्टिका के अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण लिखिए। ठीक है ना। तो षटकोणीय के लिए अक्षीय लंबाई क्या हो जाएगी, षटकोणीय के लिए अक्षीय लंबाई हो जाएगी a बराबर b बट नॉट इक्वल टू c। ठीक है ना। अब अक्षीय कोण की बारी आती है। अक्षीय कोण, अक्षीय कोण, ठीक है ना। अक्षीय कोण, अक्षीय लंबाई समझ में आ गई 0 2 1 2 0 2 1 2 1 2। स्टार्टिंग में एकक कोष्टिका कैसे याद रखनी, सी टी ओ टी एच एम टी। सी का मतलब क्यूबिक, टी का मतलब टेट्रागोनल, ओ का मतलब ऑर्थोरहोम्बिक, फिर टी का मतलब ट्राइगोनल, उसके बाद में फिर एच एम टी। एच का मतलब हेक्सागोनल, एम का मतलब मोनोक्लिनिक, टी का मतलब ट्राइक्लिनिक। ठीक है ना। तो अक्षीय कोण, अक्षीय कोण क्या हो जाएंगे देखो, अक्षीय कोण में 4 में स्टार्टिंग के 4 में क्या लिखना है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 4 में लिखना है। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, इसमें इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस फोर्थ वाले में नॉट इक्वल टू 90 डिग्री करना है, फोर्थ वाले में नॉट इक्वल टू 90 डिग्री करना है। फर्स्ट में क्या हो जाएगा, अल्फा, फर्स्ट सेकंड थर्ड में अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन फोर्थ वाले में थोड़ा सा चेंज करना है, लास्ट में नॉट इक्वल टू 90 डिग्री करना है। अब हेक्सागोनल की बात आती है, तो हेक्सागोनल में अभी तो हम तुमको बता चुके हैं, 2 कोण 90 डिग्री के होते हैं, एक कोण 120 डिग्री का होता है। गामा वाला जो होता है 120 का होता है। तो क्या होता है, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, लेकिन गामा कितना होता है 120 डिग्री का होता है। अभी स्ट्रक्चर बनाई थी हमने, हेक्सागोनल की स्ट्रक्चर बनाई थी, अल्फा और बीटा 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन गामा 120 डिग्री का होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक में क्या होगा, मोनोक्लिनिक जो एकक कोष्टिका उसमें बस एक चेंज करना, इसके जैसा ही है, हेक्सागोनल के जैसा ही है। हेक्सागोनल के जैसा कैसे, बीटा की जगह क्या करना है गामा, तो क्या हो जाएगा अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये इसके जैसा ही है। ठीक है ना। इसमें अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 है, इसमें अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पे गामा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बीटा, उसमें इक्वल टू 120 डिग्री, इसमें नॉट इक्वल टू 90 डिग्री करना है। बाकी लास्ट का सिंपल सा है, लास्ट में अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा और नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, सबको नॉट इक्वल करना है, सबको नॉट इक्वल करना है। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आ गया। तो ये तो हो गई हमारी एकक कोष्टिका, ये उनकी संभव विविधता है ब्रेविज जालक, और ये हो गई उनकी अक्षीय लंबाई। अक्षीय लंबाई में 0 to 1 2 0 to 1 2 1 2। अक्षीय कोण में स्टार्टिंग के 4 में अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा करना है, और 3 में इज इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन फोर्थ वाले में हो जाएगा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद में हेक्सागोनल में क्या करना है, हेक्सागोनल में 2 कोण 90 डिग्री के होते हैं, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, लेकिन गामा नॉट इक्वल टू, सॉरी
गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। उसके बाद में लास्ट जो हमारा मोनोक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक में क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल जैसा होगा, तो अल्फा बराबर गामा बराबर 90 हो जाएगा, लेकिन बीटा नॉट इक्वल टू 90 हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट बचा त्रिंताक्ष। त्रिंताक्ष में क्या हो जाएगा, त्रिंताक्ष में हो जाएगा अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तीनों ही नॉट इक्वल हो जाएंगे और न ही 90 के बराबर होंगे। ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम। ब्रेवेज जालक का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। ब्रेवेज जालकों की संख्या कितनी होती है, तो ब्रेवेज जालक होते हैं 14। ठीक है ना। उसके बाद में टोटल ब्रेवेज जालक हो गए। इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई भी हमारी जो एकक कोशिका है, कोई भी एकक कोशिका है, उस एकक कोशिका के अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण पूछ सकता है। इसके बाद में आते हैं एग्जाम्पल। ठीक है ना। एग्जाम्पल थोड़े से इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल को ध्यान रखना है। ठीक है ना। एग्जाम्पल को ध्यान रखना है। ठीक है। ठीक है। तो इसमें जैसे सबसे पहला है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबिक की। क्यूबिक के एग्जाम्पल देखो, तुम्हें वही लिखने हैं जहां कॉलम बनाया था। तो इसको कैसे याद रखना है, क्यू ठीक है, क्यू नमक सी ब्लैंड जिंदगी, क्यू नमक सी ब्लैंड जिंदगी। क्यू का मतलब Cu, नमक का मतलब NaCl, ब्लेंड जिंदगी का मतलब होता है जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड क्या होता है, ZnS। इसका नाम क्या होता है, जिंक ब्लेंड। इसको यसद ब्लेंड भी बोलते हैं, है ना, यसद ब्लेंड, जिंक ब्लेंड। ठीक है। इसके बाद में दूसरा आता है टेट्रागोनल। ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे वाटसन सुनती CaSO, वाटसन सुनती CaSO4। वाटसन का मतलब वाइट एसएन, मतलब इसमें हो जाएगा श्वेत टिन, है ना, श्वेत टिन, वाइट एसएन, श्वेत टिन। सुनती, सुन SN TI, सुनती, SN का ऑक्साइड बना दो डाइऑक्साइड, TI का डाइऑक्साइड बना दो, SnO2 TiO2। ठीक है ना। उसके बाद में CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। तो इसमें ये एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट आता है तीसरा ऑर्थोरहॉम्बिक। ठीक है ना। ऑर्थोरहॉम्बिक में होता है कोई नहीं विषम लंबाक्ष गंधक जैसा बेसर। कोई नहीं विषम लंबाक्ष गंधक जैसा बेसरम। कोई नहीं का मतलब हो जाएगा KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है ना। इसको हम इंडियन साल्ट पीटर भी बोलते हैं। जैसे NaNO3 होता है, उसको क्या बोलते हैं, चिली साल्ट पीटर। KNO3, उसके बाद में क्या हो जाएगा, विषम लंबाक्ष गंधक मतलब सल्फर, गंधक। ठीक है। बेशरम का मतलब क्या होता है, BaSO। ठीक है ना, समझ में आ गया। कोई नहीं KNO3, विषम लंबाक्ष गंधक जैसा, विषम लंबाक्ष गंधक मतलब, या सल्फर भी लिख सकते हैं, विषम लंबाक्ष सल्फर, विषम लंबाक्ष गंधक या सल्फर। बेशरम का मतलब BaSO। ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल फोर्थ क्या होता है, इसमें आता है
ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, ठीक है ना। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट की कैंडल्स जलाओ, ग्रेफाइट की कैंडल्स जलाओ। ग्रेफाइट, इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है ना। कैंडल्स का मतलब होता है CDS, कैडमियम सल्फाइड। जलाओ, जलाओ का मतलब होता है, इसमें हो जाएगा ZnO, जिंक ऑक्साइड, ठीक है ना। ग्रेफाइट, CDS और ZnO। नेक्स्ट आता है फिफ्थ, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल क्या होता है, षटकोणीय, ठीक है ना। ये त्रिकोणीय है, ये विषम लंबाक, ये द्विसम लंबाक, ये घनीय। तो इसमें हमें लिखना है कल साइड पर, कल साइड पर सिनेबार होगा, सिनेबार होगा, कल साइड पर सिनेबार होगा। कल साइड का मतलब क्या हो जाएगा, कैल्साइट, कैल्साइट। कैल्साइट क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। कैल्शियम का एक अयस्क होता है सिनेबार, सिनेबार का फॉर्मूला क्या होता है, इसको बोलते हैं हम HGS, मर्क्यूरिक सल्फाइड, HGS, मर्क्यूरिक सल्फाइड। कल साइट पर सिनेबार होगा, ठीक है ना। कल साइट, कल साइट मतलब कैल्साइट पर सिनेबार होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पर सिनेबार, सिनेबार मतलब HGS, मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट बचा है हमारा सिक्स, सिक्स क्या होता है, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ठीक है ना। मोनोक्लिनिक क्या होता है, इस पे हम क्या लिखते हैं, ना समझो, ना समझो हमें एकंताक्ष गंधक जैसा, ना समझो हमें एकंताक्ष गंधक जैसा। तो ना समझो का मतलब होता है Na2SO4.10H2O, ठीक है ना। Na2SO4, सोडियम सल्फेट, Na2SO4.10H2O। और उसके बाद दूसरा एग्जांपल है एकंताक्ष गंधक, एकंताक्ष गंधक, ठीक है ना, एकंताक्ष गंधक, है ना। तो ये हो गए हमारे, कितने हो गए, 6 हो गए टोटल। तो जैसे पहला है क्यू नमक सी ब्लेंड जिंदगी, क्यू का मतलब Cu, नमक का मतलब NaCl, ब्लेंड जिंदगी का मतलब जिंक ब्लेंड, ठीक है ना। जिंक ब्लेंड क्या होता है, जिंक सल्फाइड। वाटसन सुनती CH4, वाटसन मतलब व्हाइट एसन, सुनती का मतलब SnO2 TiO2 और CaSO4। नेक्स्ट, कोई नहीं विषम लंबाक्ष गंधक जैसा, कोई नहीं KNO3, विषम लंबाक्ष गंधक। उसके बाद में ग्रेफाइट की कैंडल्स जलाओ, ग्रेफाइट कैंडल्स का मतलब CDS, जलाओ का मतलब ZnO। कल साइट पर सिनेबार होगा, कल साइट का मतलब कैल्साइट, सिनेबार HGS, कैल्साइट क्या होता है CaCO3। ना समझो हमें एकंताक्ष गंधक जैसा, ना समझो मतलब Na2SO4.10H2O, एकंताक्ष गंधक, ठीक है ना। इसके बाद में लास्ट बचा हमारा, लास्ट क्या है, लास्ट है 7, त्रिंताक्ष। त्रिंताक्ष क्या बोलते हैं, ट्राइक्लिनिक। इसके लिए हम क्या लिखते हैं, नीला तोता व डाइक्रो, डाइक्रो हो गए बर्बाद, नीला तोता व डाइक्रो हो गए बर्बाद। तो नीला तोता मतलब CuSO4.5H2, कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं, नीला तोता, नीला तोता। लेकिन हमने क्या लिखा, नीला तोता। तो नीला तोता व डाइक्रो हो गए बर्बाद। डाइक्रो का मतलब, डाइक्लो का मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। हो गए बर्बाद H3BO3, H3BO3 बोरिक एसिड,
ठीक है ना, CuSO4, कॉपर सल्फेट, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसके बाद में H3BO3, बोरिक एसिड। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल किसके, जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है, उन 7 क्रिस्टल सिस्टम के एग्जाम्पल्स। ठीक है ना। इसके बाद में ठीक है, एग्जाम्पल्स के बाद में हम आते हैं कि जो एकक कोशिका है, उस एकक कोशिका में जो अवयवी कण होते हैं, उन अवयवी कणों की गणना कैसे करते हैं, मतलब एक एकक कोशिका में कुल अवयवी कण कितने होते हैं। ठीक है ना, टोटल अगर अवयवी कण काउंट करें हम, तो टोटल अवयवी कण कितने होते हैं। ठीक है, इसमें जैसे टॉपिक है हमारा एकक कोशिका, एकक कोशिका में अवयवी कणों की गणना, एकक कोशिका में अवयवी कणों की गणना। एकक कोशिका में कुल कितने अवयवी कण होते हैं, वो हमें अवयवी कण कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले सरल घनीय एकक कोशिका, इसको हम बोलते हैं SCC, सरल घनीय एकक कोशिका। सरल घनीय एकक कोशिका क्या होती है, सरल घनीय एकक कोशिका में अवयवी कण होते हैं केवल और केवल कोनों पर। ठीक है ना, सरल घनीय एकक कोशिका में अवयवी कण कहाँ होते हैं, केवल और केवल कोनों पर स्थित होते हैं। ठीक है ना, अब समझो जरा, SCC में अवयवी कण, अवयवी कण, अवयवी कण केवल कहाँ पे होते हैं, कोनों पर, कोनों पर स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक है ना, जो SCC होती है, उस SCC में अवयवी कण कहाँ पे स्थित होते हैं, केवल और केवल कोनों पर स्थित होते हैं। ठीक है, अब एक कोने पर अवयवी कण के हिस्से की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, देखो जरा ध्यान से, SCC में एक कोने पर अवयवी, अवयवी कण का हिस्सा, देखना ध्यान से कि अगर हमें एक कोने पर अवयवी कण का हिस्सा देखना है, तो इसको समझना थोड़ा सा ध्यान से। जैसे अगर हम किसी कमरे के कोने को देखें, टोटल कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं, 4 कोने ऊपर, 4 कोने नीचे। अगर हम किसी एक कोने को देखें, जैसे ऊपर वाला कोना है, उस कॉर्नर को अगर हम देखेंगे, तो उस कॉर्नर पे जो अवयवी कण रखा होगा, वो अवयवी कण कितने पार्ट में डिवाइड होगा, उस जितने उस कोने पे जो रखा हुआ अवयवी कण जितने पार्ट में डिवाइड होगा, वो इसका पार्ट ही एक एकक कोशिका में आएगा। या फिर हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि एक एकक कोशिका में कोने पर रखे हुए अवयवी कण का कितना हिस्सा आएगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इमेजिन करना। जैसे एक बात बताओ कि कोने पे जो अवयवी कण रखा हुआ है, उस कोने पे रखे हुए अवयवी कण कितने भागों में बटेगा, देखना जरा ध्यान से। जैसे इस कमरे में आएगा, कोने पे रखा हुआ है, तो इस कमरे के टच में कितने कमरे होंगे इसी लेवल में, एक तो ये रहा, एक इसके पीछे वाला 2, एक इसके साइड वाला 3, एक उधर वाला 4, मतलब 4 जगह तो नीचे ही बढ़ जाएगा, फिर 4 कमरे ऊपर होंगे, तो 4 कमरों में ऊपर बढ़ेगा, मतलब टोटल कितने भाग होंगे उसके, 8 भाग। अगर हम एक अवयवी कण कोने पर रखें, तो अब कोने पर रखे हुए अवयवी कण का, कण के कितने भाग हो जाएंगे, 8 भाग हो जाएंगे। अब थोड़ा इमेजिन करना, देख जैसे देखना ध्यान से,
इसको देखो, अब जैसे मान लो यहाँ पे एक अवयवी कण रखा हुआ है, दिख रहा है ना, यहाँ पे अवयवी कण रखा हुआ है। तो ये अवयवी कण का एक हिस्सा इस घन में जाएगा, एक हिस्सा इस घन में जाएगा, एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा। अब एक बात बताओ, इस एकक कोशिका के ऊपर और भी एकक कोशिकाएं होंगी, इमेजिन करो थोड़ा सा। देखो, इमेजिन करना, देखो अब बताओ ये अवयवी कण कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? एक, दो, तीन, चार। चार ऊपर वाले घन में हिस्सेदारी आ जाएगी इसकी, और जो चार नीचे वाले घन है, एक, दो, तीन, चार। मतलब ये जो अवयवी कण है बीच वाला, चार घन तो इनमें बटेगा और चार घन जो ऊपर वाले हैं इनमें बटेगा। मतलब कोने पे रखा हुआ अवयव, मतलब एक अवयवी कण का कोने पर कितना हिस्सा आता है? 1/8। समझ में आ गया? कोने पे रखे हुए अवयवी कण का एक एकक कोशिका में कितना हिस्सा आता है? 1/8 हिस्सा आता है। ठीक है, तो एससीसी में एकक एक कोने पर अवयवी कण का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/8। ठीक है ना? कुल कोने कितने? एससीसी में कुल कोनों की संख्या, कुल कोनों की संख्या कितने होते हैं? टोटल कोने 8 कोने होते हैं। अब बताओ, एक कोने पे 1/8 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1/8 इंटू 8। एक कोने पे 1/8 है, तो कुल अवयवी कण कितने हो जाएंगे? 1/8 इंटू 8। ठीक है ना? तो एससीसी में कुल अवयवी कणों की संख्या, एससीसी में कुल अवयवी कणों की संख्या क्या हो जाएगी? कुल कोनों की संख्या, कुल कोनों की संख्या इंटू एक कोने पर अवयवी कण का हिस्सा। समझ गए? कुल कोनों की संख्या इंटू एक कोने पर अवयवी कण का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/, टोटल कोने कितने? 8 इंटू हिस्सा कितना है? 1/8, तो कितना हो गया? 1। तो एससीसी में अवयवी कणों की संख्या अतः एससीसी में कुल एक अवयवी कण होता है, एक अवयवी कण होता है। ठीक है ना? एससीसी में कितने अवयवी कण होते हैं? एक अवयवी कण होता है। ठीक है, समझ में आ गया है ना? तो ऐसे ही हमें किस में कैलकुलेट करना है? एफसीसी में कैलकुलेट करना है, और ईसीसी में कैलकुलेट करना है, और ऐसे ही बीसीसी में कैलकुलेट करना है। ठीक है ना? तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एफसीसी की। ठीक है, तो सेकेंड है हमारी फलक केंद्रित एकक कोशिका, एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका, एफसीसी। ठीक है ना? तो एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या हमें कैलकुलेट करनी है। तो एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम? देखो जरा ध्यान से। तो एफसीसी में क्या होता है? एफसीसी में अवयवी कण कहाँ कहाँ होते हैं? एफसीसी में अवयवी कण कोनों पर, अवयवी कण कोनों पर व फलक केंद्रों पर स्थित होते हैं, केंद्रों पर उपस्थित होते हैं, फलक केंद्रों पर उपस्थित होते हैं। तो एफसीसी होता है, एफसीसी में अवयवी कण कहाँ पे? कोनों पर, फलक केंद्रों पर उपस्थित होते हैं। अब हम क्या करेंगे? कोनों पर अलग कैलकुलेट करेंगे
फलकों पर अलग कैलकुलेट करेंगे और दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, तो टोटल अवयवी कण आ जाएंगे हमारे पास एफसीसी में, ठीक है ना। तो इसके बाद में एफसीसी में कोनों कोनों पर कुल अवयवी कण, कुल अवयवी कण, कोनों पर कुल अवयवी कण कितना हो जाएगा बताओ, 1/8 इंटू 8, 8 कोने हैं, एक कोने पे 1/8 हिस्सा आएगा, तो टोटल कितने हो गए बताओ, 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद में फलक की बात करते हैं, तो एफसीसी में फलक केंद्रों पर, एफसीसी में फलक केंद्रों पर कुल अवयवी कण, कुल अवयवी कण, समझ लो ध्यान से। एक बात बताओ, फलक एफसीसी मतलब एकक कोष्टिका में कुल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक। देखो जरा इमेजिन करना, 1 2, पीछे वाला थोड़ा पास से देखना, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, ठीक है ना। अब फलक पे जो अवयवी कण होगा उसका कितना, वो कितने पार्ट में डिवाइड होगा, देखना जरा इसको। जैसे ये फलक है हमारा, दीवार ये फलक होगी, तो इसके केंद्र पे, इसमें फलक के केंद्र पे रखा हुआ है, तो इसके कितने हिस्से हो सकते हैं, इस कमरे में कितना हिस्सा आएगा इसका, 1/2 आएगा ना, आधा पार्ट पीछे चला जाएगा और आधा पार्ट इसके अंदर आ जाएगा, तो कितने हिस्से होंगे टोटल, 2 हिस्से होंगे। तो इस एकक कोशिका में जो अवयवी कणों का कितना हिस्सा आएगा, 1/2 पार्ट। तो बताओ अवयवी कण कितने हो गए टोटल, अवयवी कणों का हिस्सा 1/2, कुल कितने फलक होते हैं, 6, नहीं आया समझ में, टोटल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, तो 1/2 इंटू 6 कितना हो गया, 3 हो गया ना। तो एफसीसी में कुल अवयवी कण, कुल अवयवी कण, एफसीसी में कुल अवयवी कण कितने हो जाएंगे, 1 + 3 = 4। याद रखना एफसीसी में कुल कितने अवयवी कण होते हैं, 4 अवयवी कण होते हैं। ये कहां पे है, ये कहां पे है, कोनों पर, ठीक है ना। और ये कहां पे है, फलक केंद्रों पर, ये कोनों पर है, ये कहां पे है, फलक केंद्रों पर, ठीक है ना। ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट किसका, जो बीसीसी है, बीसीसी का कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो थर्ड काय या फिर अंतः केंद्रित एकक कोशिका, कोशिका इसको हम बोलते हैं बीसीसी, ठीक है ना। काय या फिर अंतः केंद्रित एकक कोशिका, इसमें हमें अवयवी कणों की संख्या कैलकुलेट करनी है। तो बीसीसी में अवयवी कण कहाँ होते हैं, बीसीसी में अवयवी कण कोनों पर व काय केंद्र पर, काय केंद्र का मतलब होता है बॉडी सेंटर, बॉडी के सेंटर पे, ठीक है ना। काय केंद्र पर उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। बीसीसी में अवयवी कण कहाँ कहाँ पे होते हैं, कोने पर और काय केंद्र पर। तो दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर ले हम, फिर उसके बाद में दोनों को एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है ना। जैसे बीसीसी में कोनों पर कुल अवयवी कण, कोनों पर कुल अवयवी कण, कोनों पर कुल अवयवी कण कितने हो जाएंगे बताओ जरा, 1/8 इंटू 8 = 1। कोने पर अवयवी कण कितना हो जाएगा, 1/8 इंटू 8 1 हो जाएगा, क्योंकि 8 कोने हैं, एक कोने पे कितना हिस्सा आएगा, 1/8, ठीक है। उसके बाद में बीसीसी में केंद्र पर कुल अवयवी कण, कुल अवयवी कण, केंद्र पर कुल अवयवी कण। अब एक बात बताओ, केंद्र तो एक ही है, अब जैसे इस कमरे के सेंटर में कोई अवयवी कण रखा है, क्या वो कोई हिस्से में बटेगा, नहीं बटेगा। केंद्र पे तो पूरा का पूरा अवयवी कण आएगा ना, ठीक है, और एक ही केंद्र होता है,
तो कितना हो जाएगा बताओ, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा ना। तो बीसीसी में कुल अवयवी कण, कुल अवयवी कण, बीसीसी में कुल अवयवी कण कितने हो जाएंगे बताओ। 1 + 1 = 2। ये कहाँ पे है, कोनों पर, ठीक है ना। और ये कहाँ पे है, ये है इसके काय केंद्र पर। काय केंद्र मतलब बॉडी सेंटर, ठीक है ना, इसके अंत केंद्र पर, सेंटर में, ठीक है ना। तो ये हो गया बीसीसी में। इसके बाद में लास्ट बचा ईसीसी, ठीक है ना। ईसीसी में कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है, तो 4 ईसीसी मतलब अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, इसको हम बोलते हैं ईसीसी में कैलकुलेट करना है। ईसीसी में अवयवी कण कहाँ होते हैं, सबसे पहले ये पता लगाओ। ईसीसी में अवयवी कण, अवयवी कण कहाँ पे होते हैं, ईसीसी में अवयवी कण कोने पर होते हैं और दो विपरीत फलक केंद्रों पर, ठीक है ना। अवयवी कण कोनों पर व दो विपरीत फलक केंद्रों पर उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। कोनों पर वे दो विपरीत फलक केंद्रों पर उपस्थित होते हैं, जो ईसीसी में अवयवी कण होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखना ध्यान से, सबसे पहले हम कोने पे देखते हैं। तो ईसीसी में कोनों पर, कोनों पर कुल अवयवी कण, कुल अवयवी कण, कोनों पर कुल अवयवी कण कितने हो जाएंगे, 1/8 × 8 = 1। कोने पे 1/8 × 8। और ईसीसी में फलक केंद्रों पर कुल अवयवी कण, है ना, दो विपरीत, दो विपरीत फलक केंद्रों पर, ठीक है ना। ईसीसी में दो विपरीत फलक केंद्रों पर। अब एक बात बताओ, फलक पे कितना आता है, 1/2। फलक पे कितना आता है, 1/2 इंटू, कितने फलकों की बात कर रहे हैं, दो फलकों की, तो 1/2 इंटू 2 कितना हो गया, 1। तो ईसीसी में कुल अवयवी कण, ईसीसी में कुल अवयवी कण, ईसीसी में कुल अवयवी कण कितने हो गए बताओ। इसमें कुल अवयवी कण हो गए 1 + 1 = 2। ईसीसी में टोटल अवयवी कण कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है ना। ये कहाँ पे है, कोनों पर, ठीक है ना। और ये कहाँ पे है, दो विपरीत फलक केंद्रों पर, ठीक है ना, दो विपरीत फलक केंद्रों पर। आ गया समझ में, है ना। तो ये था हमारे अवयवी कणों की संख्या की गणना। एससीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, एससीसी में 1, एफसीसी में कितनी होती है, 4, बीसीसी में कितनी होती है, 2, ईसीसी में कितनी अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, ईसीसी में कितनी होती है, 2, ठीक है ना। सबसे ज्यादा अवयवी कणों की संख्या किसमें होती है, एफसीसी में, ठीक है ना। देखो इसके बाद में ठीक है, इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है, क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण। क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण, क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण,
ठीक है ना। क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण, इसको नीचे लिखते हैं आप, क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण, क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण। समझ रहे हैं इसको ध्यान से कि क्रिस्टल जालक जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके गुणधर्म क्या होते हैं। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि क्रिस्टल जालक में जो केंद्र होते हैं, जिन पे अवयवी कण उपस्थित होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जालक बिंदु। ठीक है ना, जो सेंटर, जो बिंदु होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। इन जालक बिंदुओं पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं, जो क्या हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। ठीक है, यदि इन जालक बिंदुओं को हम सीधी रेखाओं से मिलाते हैं तो उस जालक की, उस क्रिस्टल जालक की हमें ज्यामिति प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टीज होती है किसकी, क्रिस्टल जालक की। तो क्रिस्टल जालक की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्रिस्टल जालक में, जालक में उपस्थित बिंदु, उपस्थित बिंदु जालक बिंदु कहलाते हैं, जालक बिंदु कहलाते हैं, ठीक है ना, जालक बिंदु कहलाते हैं, जिन पर क्या उपस्थित होते हैं, अवयवी कण उपस्थित होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो ये जालक बिंदु है, जालक बिंदुओं पर क्या उपस्थित होते हैं, अवयवी कण। इन जालक बिंदुओं पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं, कण उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, इन जालक बिंदुओं पर क्या उपस्थित होते हैं, अवयवी कण उपस्थित होते हैं। ये अवयवी कण, ये अवयवी कण क्या क्या हो सकते हैं, ये अवयवी कण क्या हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, वे आयन हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। ठीक है ना, ये जो अवयवी कण है वो क्या क्या हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, तीसरा, जो क्रिस्टल जालक है उसमें अगर जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं से मिलाएं तो क्रिस्टल जालक की ज्यामिति या संरचना हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना, तो क्रिस्टल जालक में यदि जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं से मिलाया जाए, सीधी रेखाओं से मिलाया जाए तो क्रिस्टल जालक की ज्यामिति या संरचना प्राप्त होती है, ज्यामिति या फिर संरचना प्राप्त होती है। ठीक है ना, तो ये था क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण।